कहानी के पिछले भाग को पढ़ने के लिए इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। कृपया जाकर आप इसके पहले के भाग को पढ़ लेंगे। अब सुनिए आगे की कहानी। सर, आप रिलैक्स हो जाइए, हम दूसरा पेपर बनवा लेंगे। ईशान के अनियंत्रित तरीके से बढ़ते गुस्से को भांपकर विवेक ने शांत करने की कोशिश की। तभी चेयर पर बैठे सिर पकड़े हर्षित ने हारी सी आवाज में कहा, नहीं, दूसरा पेपर नहीं बनवा सकते। आहिस्ते से ईशान के हाथ से पेपर लेते हुए विवेक ने पूछा, क्यों? हम इसे फाड़ कर फेंक देते हैं और दूसरा बनवा लेंगे। इस पर कोर्ट के लीगल टीम ने अपना मोहर लगाया था। कल गणेश पूजा है तो कोर्ट बंद ही रहेगा। परसों शनिवार है तो हाफ डे ही काम होगा। उसमें भी ये साइन करवाना पॉसिबल ही नहीं है। और उसके अगले दिन रविवार है, इसलिए उस रोज भी कोई चांस नहीं है। अगर हमने कल शाम तक इस पेपर को विक्रम को नहीं दिखाया तो अपने आप ही सब कुछ आदित्य मेहरा के नाम हो जाएगा, हर्षित ने कहा, जिस पर ईशान का गुस्सा और अधिक भड़क गया। अपने सामने रखे कुर्सी पर जोरदार लात मारते हुए वो हर्षित के सामने झुका और चिल्लाया, तो तुमने मुझे बर्बाद करने का सारा इंतजाम कर रखा है ना हर्षित? तुम जानते हो क्या कर रहे हो? मेहरा से हाथ मिला लिया है क्या तुमने? ये पेपर उस लड़की के पास कैसे गया, बताओ मुझे। हर्षित बोला, सर, आते हुए हम दोनों गेट पर टकरा गए थे और शायद उसी वक्त हमारे पेपर्स बदल गए होंगे। मैं क्यों मेहरा से हाथ मिलाऊंगा? शट अप। अभी से 2 घंटे का वक्त देता हूँ मैं तुम दोनों को। किसी भी तरह इस मुसीबत से बाहर निकालने का प्लान बनाकर लाओ। इतनी दूर आने के बाद मैं मेहरा से हार नहीं सकता। ईशान फिर से चिल्लाया और अगले ही पल दरवाजे की ओर बढ़ उसे खोलकर विवेक और हर्षित की ओर घूरने लगा। उसके गुस्से से भरे इशारे को समझ विवेक और हर्षित ने अपना सिर नीचे किया और चुपचाप केबिन से बाहर निकल गए। उनके पीछे ईशान ने बड़े ही जोरदार धक्के के साथ दरवाजे को बंद किया और दरवाजे के ठीक बगल में रखे एक आधे अधूरे रोबोट को नीचे फर्श पर पटक दिया। मैं नहीं हार सकता, किसी भी हाल में मुझे मेहरा की प्रॉपर्टी में घुसना ही होगा, लेकिन मैं उस बदतमीज लड़की को कभी अपनी दुल्हन नहीं बनने दूंगा। 1 साल तो दूर की बात है, 1 सेकंड के लिए भी मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में नहीं देख सकता। अपने केबिन में इधर से उधर टहलते हुए उसे आधा घंटा ही बीता होगा कि उसी पल केबिन का दरवाजा खुल बाहर से विवेक ने अपना सिर अंदर घुसाया और ईशान की ओर मुस्कुराते हुए देख बोला, एक आइडिया तो है, अगर गुस्सा ना हो तो क्या मैं बताऊं तुम्हें? उसके सवाल पर जवाब देने के बजाय ईशान ने उसे घूरा। उसी पल हर्षित ने भी अपना सिर अंदर की ओर ढकेला और बोला, क्यों ना आप मिस कनीषा के साथ मिलकर उन्हें 1 साल की दुल्हन बनाने के लिए मना ले। मेरा मतलब है यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ऊपर से वक्त भी कम है, प्लीज आप दिमाग से काम लीजिए। उन दोनों की बात सुन ईशान मुस्कुराया, जिसे देख विवेक और हर्षित के चेहरे पर राहत नजर आने लगी। एक दूसरे को हंसते हुए देख वो बधाई देते उससे पहले ही ईशान फिर से चिल्लाया, दोनों चाहते हो मैं उस लड़की के पास जाकर गिड़गिड़ाऊं? ऐसा कभी नहीं होगा। ईशान देव सिंह आज तक किसी के सामने नहीं झुका। तुम दोनों में से किसे ये आइडिया पहले आया था, बताओ मुझे, मैं तुम दोनों का सिर फोड़ दूंगा। ईशान के पूछने के तरीके को देख विवेक ने कहा, दोनों को एक ही साथ आया था ये आइडिया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आप दोनों ने पहले ही साइन कर दिया है उस पेपर पर। जब किस्मत ही यही चाहती है तो आप उसे रोक देंगे क्या? आप उनसे बात तो करके देखिए। आप जैसे फेमस और परफेक्ट आदमी से शादी करने के लिए कौन लड़की नहीं मानेगी? आपके चेहरे पर जो चार्म है वो तो स्पेन के प्रिंस के चेहरे पर भी नहीं होगा। दरवाजे की ओर बढ़ उसे बंद करने के लिए दबाव देते हुए ईशान ने कहा, मुझे बेवकूफ़ समझा है तुम लोगों ने? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों में फंस जाऊंगा? मैं कभी भी उसे मिलने नहीं जाऊंगा। अब जाओ या इसी दरवाजे में तुम दोनों का गर्दन दबा दूं। मेरे गुस्से को और नहीं बढ़ाओ। नहीं नहीं, रहने दो, हम जाते हैं। कहते विवेक ने हर्षित के जबरदस्ती दरवाजा खोला और दोनों बाहर चले गए। लेकिन ईशान ने सोचा कि हर्षित और विवेक जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि वैसे भी अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं था और कोर्ट बंद होने के कारण कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। शाम 7 बजे एक रेस्टोरेंट के बीचों बीच टेबल पर ईशान बड़ी ही गंभीरता और तनाव के साथ बैठा था। उसके हाथ में वाइन के गिलास पर कसे हुए थे और हर 1 मिनट बाद वो उस गिलास को अपने होठों तक उठा लेता था। पीछे टेबल पर पीठ फेरे 2 और लड़के बैठे थे। रात का पहर होने के बावजूद भी दोनों के आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ था और दोनों ने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था।
एक दूसरे से लगकर बैठे दोनों हर 2 सेकंड बाद पीछे घूमकर ईशांक पर नजर बनाए हुए थे। तभी उनमें से एक फुसफुसाया, मत देखो बार बार, उन्हें शक हो जाएगा। इतनी मुश्किल से तो वो माने हैं मिस कनीषा से मिलने के लिए। दिन भर में इतनी बार उनके कंधे दबाए कि मेरी कलाई में दर्द हो गया। विवेक, क्या तुम्हें लगता है इनसे मिलने के बाद वो शादी के लिए मानेगी? शकल से ही खरोस नहीं लगते ये, दूसरे ने कहा। हर्षित मेरे भाई, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जो आदमी शुभ शुभ ना बोले उसे किसी कुआं में फेंक आना चाहिए। अपने साथ ऐसा ही कुछ चाहते हो क्या तुम? शुभ शुभ बोलो, वरना हम दोनों तो गए काम से। किसी भी हालत में मिस कनीषा को मनाना ही होगा। दूसरी ओर कनीषा को ऑफिस की ओर से कॉल कर मिलने बुलाया गया था, इसलिए आते ही उसने रेस्टोरेंट में अपनी नजरें दौड़ाई। एक चेयर पे ईशांक को बैठे देख पहले उसने कई गहरी सांसें भरी और फिर जाकर उसके सामने खड़ी होते हुए बेसलीका से बोली, ऑफिस का काम ऑफिस में होने से क्या दिक्कत है आपको? मुझे रात के इस वक्त मिलने क्यों बुलाया? जल्दी बोलिए, मुझे हॉस्टल भी लौटना है। इससे पहले वार्डन गेट बंद कर दे और मुझसे डिनर या ड्रिंक ऑर्डर करने के लिए कहिएगा मत, क्योंकि मैं खा कर आई हूँ। ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत भी नहीं है। ईशांक ने कहा, बैठ जाओ। ईशांक ने उसकी ओर बिना देखे ही कह दिया। ईशांक के ठीक सामने की कुर्सी को खींचकर उस पर बैठते हुए कनीषा ने ईशांक के हाथ में पकड़े वाइन को देखा और होठ भींचते हुए खुद में बड़बड़ाई, कितना अजीब है, लड़की से मिलने आया है और वाइन भी पी रहा है। आखिर ये दिखाना क्या चाहता है? वाइन का एक और घुट अपने गले से नीचे उतारते हुए ईशांक ने सीधे कनीषा की आंखों में देखा और बिना बात को घुमाए हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। क्या? कनीषा की सोच से उलट जब ईशांक शादी की बात की, सामान्य से अधिक तेज आवाज में कनीषा ने पूछा। हालांकि अगले ही पल उसने अपनी आवाज धीमी कर दी, कहीं आपको पहली नजर का प्यार तो नहीं हो गया ना जब हम मिले थे? कुर्सी से उठकर अपने हाथ हवा में लहराते हुए उसने फिर से कहा, देखिए मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ आप में। कनीषा की ओर गंभीरता से देखते हुए ईशांक ने कहा, खुद को कुछ ज्यादा ही नहीं समझ रही हो तुम? सच में शादी नहीं करने? ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, बस तुम्हें एक्टिंग करना है। एक्टिंग? कहते हुए कनीषा तल्खी से हंसी और फिर नीचे झुककर फर्श पर कुछ ढूंढने लगी। क्या ढूंढ रही हो? ईशांक ने उसके झुके हुए शरीर को निहारते हुए पूछा, जिस पर कनीषा बेझिझक खड़ी हो गई और हंसते हुए बोली, आपका दिमाग, जो शायद यहीं आसपास छोड़ आए हैं आप। बकवास बंद करो अपनी और चुपचाप बैठ जाओ। ईशांक ने कहा, मेरे पास और कोई चारा नहीं। तुम्हारी हड़बड़ी और अंधेपन के कारण आज मैं इस मुसीबत में फंसा हूँ। इतना कह ईशांक ने अपने बगल में रखे फाइल को कनीषा को और सरका दिया। अगर इस पर साइन नहीं किया होता तुमने तो तुम्हारी जगह कोई और बैठी होती यहाँ। खोलो इसे और पढ़ो कि क्या है इसमें, क्या लिखा हुआ है और कौन से पेपर्स हैं ये। क्या है ये? पूछते हुए कनीषा ने फाइल खोला तो उसे एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दिखा, जिस पर अपना साइन देख उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सदमे के कारण उसके पैर खड़े ना रह सके और अगले ही पल वो वापस चेयर पर बैठ गई। उसके एक्सप्रेशन देख ईशांक को लगा जैसे अब कनीषा को डराना आसान हो जाएगा। हालांकि वो कुछ कहता उससे पहले ही कनीषा आंखें फाड़े बोली, कितना अच्छा कॉपी की है आपने मेरी सिग्नेचर की। किसी प्रोफेशनल से करवाकर मुझे बेवकूफ बनाने आए हैं आप। ये तुमने ही किया है कनीषा, आज मेरे ऑफिस में। ईशांक ने कहने से पहले वाइन के गिलास को टेबल पर रख दिया। मैं ऐसी गलती कर ही नहीं सकती, कनीषा ने कहा। इस पर ईशांक ने कहा, आज ऑफिस में आते हुए तुम मेरे लॉयर से टकराई गई थी। उसी वक्त तुमने अपनी बेवकूफ़ी से पेपर बदल लिए थे और लीगली मेरी वाइफ बन बैठी। मैं तुम्हें प्यार से समझाने आया हूँ, मान जाओ, वरना इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर तुमसे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए मुझ पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। ईशांक की धमकी जैसी बातों से कनीषा एक पल के लिए डर गई। हालांकि उसने जाहिर नहीं किया और दूसरे ही पल टेबल से फाइल को मारकर नीचे गिरा दिया। आप मुझे यहाँ डराने आए हैं तो भूल जाइए, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को नहीं मानती और न ही मैं इस बकवास में आपका साथ देने वाली हूँ। समझे आप? कोई दूसरी लड़की को ढूंढ लीजिए और इस कॉन्ट्रैक्ट को कचरे में फेंक दीजिए। रेस्टोरेंट के बाहर कनीषा चली गई। वहीं ईशांक बिना हिले डुले बैठा चुपचाप गुस्से को दबाते हुए ड्रिंक करता रहा। सुबह कनीषा अपने हॉस्टल से कॉलेज के लिए निकली। उसे दूर से ही ईशांक ने पहचान लिया। अपनी कार से निकलकर उसने अपने सेट बालों में हाथ लगाया
और थोड़ा सिर झुकाए चलने लगा। अचानक अपने सामने कनिषा ने जब ईशान को देखा तो वह हैरान रह गई। उसने अपने चेहरे को हाथ में पकड़े किताब के पीछे छुपा लिया और एकदम से रास्ता बदलकर चलने लगी। उसे ऐसा करता देख ईशान ने भी जल्दी से उसके पीठ पर बैग को पकड़ा और सपाट लहजे में बोला, हमें आज शाम तक पूरे रिचुअल के साथ शादी करनी है। तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण मैं अपना रिवेंज नहीं छोड़ सकता। अपने पूरे शरीर को ईशान के पकड़ के विपरीत खींचते हुए कनिषा बड़बड़ाई, ओ गॉड, किस मुसीबत में फंस गई मैं। कहते हुए उसने खुद को ईशान की ओर मोड़ा और मासूमियत से पलकों को झपकाते हुए बोली, मिस्टर सीईओ, आपको मेरी जैसी मामूली लड़की से इतना प्यार हो गया है कि आप शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं मुझे। मानती हूँ कि मैं सुंदर हूँ और मुझे प्यार करना बहुत आसान है, लेकिन मैं आपसे शादी करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पहली मुलाकात से ही आप मुझे पसंद नहीं, आपकी शक्ल नहीं देखनी है मुझे। इतना कर कनिषा वहाँ से जाने के लिए मुड़ी। तभी उसकी नज़र अपने रूममेट्स पर पड़ी जो एक दूसरे से बातें करते हुए उसे ओर आ रही थी। फिर से अपने चेहरे को किताब के पीछे छुपाते हुए वो ईशान की ओर पलटी और उसके आगे हाथ जोड़कर बोली, मेरा बैग छोड़िए, मेरी दोस्त आ रही है, वो हमारे बारे में कुछ भी सोचने लगेगी। वैसे ही उस वीडियो की वजह से बहुत पंगे हो चुके हैं मेरी लाइफ में। कुछ देर पहले मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, मेरी शक्ल नहीं देखनी थी तुम्हें, तो फिर से सब ये क्या है? ईशान ने पूछा, जिस पर कोई ध्यान न देते हुए कनिषा ने अपने सिर को हल्के से घुमाकर पीछे देखा। उसकी दोस्त अब वहाँ नहीं थी, जिसे देख उसे थोड़ा राहत मिली और अगले ही पल उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। हाँ, नहीं देखनी मुझे आपकी शक्ल अपनी लाइफ में कभी नहीं देखनी, और शादी का तो कोई चांस ही नहीं है, राई के दाने जितनी भी नहीं। इसलिए मैं वार्निंग दे रही हूँ आपको कि दोबारा मुझसे शादी के लिए मत कहना। ओके, बाय। इतना कर कनिषा ने अपने बैग को कंधे से उतार और ईशान की पकड़ से उसे खींचकर अलग करते हुए जाने लगी वहाँ से। मैं तुमसे शादी करके रहूँगा कनिषा। तुम अगर सीधे से नहीं मानती हो तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के पेनल्टी के तौर पर तुमसे 4 गुना अधिक पैसे लूँगा, ईशान करते हुए बोला। क्या? उसकी बात सुन कनिषा रुकी। मैं स्मार्ट हूँ, मिलीनियर हूँ और फेमस भी। अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। फिर बताओ, मुझ में नापसंद वाली कौन सी बात है? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद ईशान को तिरछी निगाह से घूरते हुए कनिषा बोली, आपकी हर एक चीज़ से मुझे आपका ये अच्छे बनने का नाटक और डबल पर्सनैलिटी से बहुत चिढ़ होती है। ऊपर से ये मोनोनिकस डायनासोर जैसा चेहरा। मोनोनिकस डायनासोर? सीरियसली? ईशान ने हैरानी से कहा। तभी दोनों के कानों में किसी के हंसने की आवाज़ पड़ी। पीछे पलटने पर दोनों ने विवेक और हर्षित को खड़ा देखा, जो मुंह फाड़े हंसे जा रहे थे। असहजता से झेपते हुए कनिषा ने कहा, मैं अब चलती हूँ, बाय। कॉलेज क्लास शुरू होने से पहले कनिषा जब कैंटीन की ओर चल रही थी, उसके दिमाग में ईशान की शादी वाली बातें चक्कर काट रही थीं। अपने होठों को बिचकाते हुए वो हर 2 मिनट पर अपने चेहरे पर आ रहे बालों को उंगली में फंसाकर पीछे ढकेल देती। तभी उसकी रूममेट सौम्या वहां धमकी और एकाएक कनिषा का हाथ पकड़ते हुए बोली, तो क्या कह रहा था तेरा कल का हस्बैंड जो तुझे आज रास्ते में मिला था? यार मजे मत ले, पहले ही उसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अगर मैं नहीं मानी तो भी मुझसे शादी करके रहेगा। कोई मजाक है क्या? कनिषा झल्लाहट से एक कुर्सी को खींचते हुए बैठी। सौम्या भी एक कुर्सी को फर्श पर रगड़ते हुए खींचकर कनिषा के पास लाई और बैठते हुए बोली, बिना देखे तूने ही तो पेपर साइन किया था ना, तो गलती तो तेरी भी है। गलती मेरी कैसे हो गई? मैं अपनी फूटी किस्मत की कसम खाकर कहती हूँ, उसने जानबूझकर मुझसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन लिया है। मैं तो उस समय हड़बड़ा गई थी। अगर ऐसा है तो वो तुझसे शादी करके रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तू उसकी वाइफ है। सौम्या की निराश करने वाली बात से कनिषा ने उसे लगभग खा जाने वाली नजरों से घूरा और अगले ही पल अपने ही सिर के बाल नोचते हुए चिल्लाई, ओह, अब मैं क्या करूं? शहर छोड़कर चली जाती हूँ या टकली होकर संन्यास ले लेती हूँ। कनिषा अपनी बात पूरी भी न कर सकी थी कि अचानक उसके कानों में कॉलेज के वॉचमैन की आवाज आई, मिस कनिषा, आपसे मिलने बाहर कोई आया है। मुझसे? हैरानी से कनिषा
अपनी जगह पर सीट से उठी कर खड़ी हुई और प्रसन्न भाव से वॉचमैन की ओर देखने लगी। तभी उसे अपने डैड का ख्याल आया, जो महीने के अंत में एक बार उससे मिलने जरूर आया करते थे। अपना बैग और फोन उठाते हुए उसके चेहरे पर अलग सी चमक छा गई। अपने हाथ को हवा में लहराते हुए उसने सामने बैठी सौम्या से कहा, तू क्लास चली जाना, मेरा इंतजार मत करना, मैं थोड़ी नेक्स्ट क्लास तक आ जाऊंगी। ऐसा कहने से वो बिजली से भी अधिक तेजी से कॉलेज कैंपस की ओर भागी। आखिर में दौड़ते हुए जब वो कॉलेज के गेट के बाहर निकली, आंखों पर धूप चमकने के कारण उसने अपनी हथेली को उठाकर माथे और चेहरे के बीच रख लिया। सड़क पर दूर दूर नजर दौड़ाने पर भी जब उसे डैड नहीं दिखे तो वो वॉचमैन से पूछने के लिए पलटी। तभी उसे अपनी कलाई पर किसी की पकड़ महसूस हुई। चौंकते हुए उसने अपना सिर दूसरी ओर मोड़ा, उससे पहले कि उसके पूरे शरीर पर एक ओर से खिंचाव महसूस होने लगा। सामने चलते शख्स के सिर पर सेट के बाल और ब्रांडेड सूट के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब तक कनिषा काफी घबरा गई थी, इसलिए अचानक उसकी हथेली ठंडी होने लगी। अपनी कलाई को उससे छुड़ाने के लिए कसमसाते हुए कनिषा पीछे पलटकर वॉचमैन को मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन वॉचमैन ने उसकी ओर देखा तक नहीं, जिसे कनिषा एक पल में समझ गई कि जिस इंसान द्वारा वो इस वक्त खींची जा रही है, वॉचमैन उससे मिला हुआ है। अपने दूसरे हाथ के नाखून को उस शख्स के हाथ पर गराते हुए कनिषा चिल्लाई, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? आखिर हो कौन तुम और क्या चाहते हो? प्लीज मुझे जाने दो। कहीं तुम बच्चा चोर तो नहीं हो जो मुझे बच्चा समझ के ले जा रहे हो? कनिषा मात्र इतना ही बोल पाई होगी कि उस शख्स की भारी भरकम आवाज उसके कानों में पड़ी। खुद को बच्ची समझती हो क्या? तुम तो एक डिजास्टर हो। अगर बच्चा चोर नहीं हो तो किडनी निकाल कर बेचने वाले हो क्या तुम? देखो मेरी किडनी महंगी नहीं बिकेगी। कहते कहते अचानक कनिषा ध्यान उस शख्स की आवाज की ओर मुड़ गया और उसके बॉडी से आती परफ्यूम की खुशबू पर गई। उस खुशबू और आवाज से कनिषा के दिमाग में पहला नाम ईशांक आया, जिसके कारण उसके मुंह से शब्द निकलने बंद हो गए। हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। उसके हथेली पर ठंडे पसीने की बूंदों को ईशांक अपनी हथेली पर आसानी से महसूस कर रहा था। वो चिपचिपा सा एहसास उसे मन को घृणित करने लगा, इसलिए कनिषा का ख्याल किए बिना उसने अपनी चलने की स्पीड बढ़ा दी। दूसरी ओर कनिषा के दिमाग में एक साथ इतनी सारी बातें और नए नए ख्याल घूम रही थी कि वो खुद को संभाल न पाई और अचानक से लड़खड़ाकर ईशांक के मजबूत पीठ पर गिर गई। उसकी इस हरकत से ईशांक ने अपने कदम रोके और उसे अपने पीठ से हल्का ढकेलते हुए पीछे मुड़ गया। किसी भी हालत में मुझे आज ये शादी करनी ही है, इसलिए चुपचाप अपनी गलती का हर्जाना भुगतो। वैसे भी मैं तुम्हें इस नाटक का इतनी बड़ी रकम दूंगा कि सारी जिंदगी ऐसो आराम से जी पाओगी। अपने शब्दों को खत्म करने से पहले ईशांक की नजर कनिषा की मासूम आंखों के आंसुओं पर पड़ चुकी थी, जो उसके पलकों पर ऐसे अटकी थी मानो उसके द्वारा कहा जाने वाला अगला शब्द उसे टूट के बिखरने पर मजबूर कर देगा। उसने आज तक अपने आसपास कई ऐसी लड़कियों को देखा था जो उसके नाम, रुतबे और गुड लुक्स की वजह से रिलेशनशिप में आना चाहती थी, लेकिन कनिषा आज पहली बार वो किसी ऐसी लड़की से मिला था जिसने ना तो उसके पैसे से मतलब था और न ही उसके ऊंचे मुकाम से। भले ही पहली मुलाकात में उसे कनिषा बेगरैल और बदतमीज लगी थी, लेकिन इस वक्त वो कनिषा के बहते आंसुओं के साथ पिघल गया। न जाने क्यों उसकी पकड़ उसके हाथ से ढीली होती गई और आखिर में उसने पूरी तरह से उसे आजाद कर दिया। वो जानता था कि विक्रम के सामने फेरे न लेने पर इतने सालों का उसका बदला अधूरा रह जाएगा। यहाँ तक आने के बाद भी वो विक्रम से हार जाएगा। फिर भी न जाने क्यों वो कनिषा के मन के खिलाफ जाने से खुद को रोक रहा था। उसकी आंखों में भरे आंसू को लगभग 10 सेकंड तक देखते रहने के बाद अचानक उसने वापस उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए बोला, मैं तुम्हें दुनिया से छिपा कर रखूंगा। कोई भी नहीं जान पाएगा कि तुम मेरी पत्नी हो। ये सिर्फ 1 साल की बात है। तुम्हारे आंसू मेरे बरसों को की नफरत के आगे कुछ भी नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं मुझे? मिस्टर सीईओ, मैं शादी नहीं करूंगी आपसे। हाथ छूटने से कनिषा, जो थोड़ी समय के लिए राहत में आई थी, अचानक खींचे जाने से घबरा गई। खुद को ईशांक से छुड़ाने के लिए जोर लगाते हुए वो चिल्ला रही थी। अगले पल ही वहाँ एक ब्लैक कार रुकी। दरवाजा खुलते ईशांक ने बेतरतीबी से कनिषा को अंदर सीट पर ढकेला और धम से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से दरवाजे और शीशे पर हाथ मारते हुए कनिषा बिना रुके चिल्ला रही थी, जिस पर
गौर न करते हुए ईशांक ने सामने ड्राइविंग सीट पर बैठे हट्टे कट्टे इंसान की ओर झुका और बोला, इसे सीधे बंगले पर ले जाना जब तक मैं वहां ना आ जाऊं। ये लड़की वहां से भागनी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।